जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कन्नड़ा सीरीज के बारे में जिसकी कहानी बहुत अच्छी है और ये आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सीरीज की स्टार्टिंग में हमें रात का टाइम दिखाया जाता है जहां पुल के पास जा रहे एक कांस्टेबल को एक कॉल आता है और वो गाड़ी रोककर कॉल पे बात करने लगता है। जब वो बात कर रहा होता है तो नदी की साइड से उसे कुछ आवाज आती है और वो टॉर्च लेकर वहां पर देखने के लिए जाता है तो वहां पर उसे एक बहुत ही बड़ा मगरमच्छ नजर आता है। ये देखते ही वो डर जाता है और वहां से भाग निकलता है। दरअसल कुछ दिनों से इसी नदी के किनारे कई सारे लोग गायब हो रहे थे और लोगों का ये मानना था कि वो मगरमच्छी लोगों को पकड़ के खा रहा है। अब अगले दिन वहां के पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर रविंद्रा को दिखाया जाता है क्योंकि ये केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए कहीं पे जा रहे होते हैं और स्टेशन की ड्यूटी उसने एसआई हनुमप्पा को दी होती है। इंस्पेक्टर के जाते ही एएसआई हनुमप्पा के पास आके बोलता है कि पास ही के गांव में पुलिस स्टेशन से कुछ फोटोज आए हैं और वहां भी नदी किनारे कई सारे लोगों के शरीर कटे हुए मिले हैं और इस महीने का ये तीसरा केस है जहां नदी किनारे कई सारे लोग मरे पड़े मिले हैं। इतने सारे लोग यहाँ पे मिसिंग हो रहे हैं और नदी के पास ही उनकी लाशें मिल रही हैं। तो शायद ये जो काम है ये मगरमच्छ का है। उसी पुलिस स्टेशन में छोटे मोटे काम करने वाला एक आदमी भी होता है जिसका नाम बीरा होता है और स्टेशन में जो भी जरूरत होती है पुलिस उसको ही बुलाती थी। वहां पास ही में एक देवी का मंदिर होता है और लोगों का मानना था कि वहां प्रार्थना करने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसीलिए पुलिस वाले भी साथ में वहां पर जाया करते थे और प्रसाद लेते हैं। इसी बीच शिवा नाम का एक लड़का स्टेशन में आता है जो कि अपने भाई सिद्धप्पा के मिसिंग केस के बारे में पूछने के लिए आया था। दरअसल उसका भाई काफी दिनों से गायब था और पुलिस अभी तक उसका पता नहीं लगा पाई थी। दरअसल वो एक बड़े परिवार से आता था और पंचायत में उसके परिवार की बहुत ज्यादा इज्जत थी। उसके भाई सिद्धप्पा का इलीगल सैंड माइनिंग का काम था और इसी वजह से एफआईआर दर्ज करने में उसे काफी डर लग रहा होता है। वो बिना एफआईआर के ही एसआई को कहता है कि वो उसके भाई को ढूंढ के लाए तो हनुमप्पा बोलता है कि एफआईआर के बिना वो कुछ भी नहीं करेगा। शिवा कहता है कि मैं सोचकर दोबारा आता हूँ और उसके बाद चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक पिता स्टेशन आता है जो कि बोलता है कि उसकी बेटी गायब हो गई है और जब हनुमप्पा उनके घर जाके इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे पता चलता है कि उस लड़की की शादी उसके पेरेंट्स ने फिक्स कर दी थी लेकिन लड़की अभी पढ़ना चाहती थी इसीलिए वो अपने टीचर के घर चली गई थी। घर वालों को बताने के लिए पहले उसने एक लेटर लिखा था लेकिन बाद में उसने वो फाड़ दिया था और हनुमप्पा ने उसकी नोटबुक देखकर पता लगा लिया था कि वो वहां पर होगी। उसी के अंदर उसे टीचर का नंबर भी मिलता है और हनुमप्पा टीचर को कांटेक्ट करता है और वहां जाकर लड़की को सेफली घर वालों के हवाले कर देता है। वो टीचर लड़की के पेरेंट्स से कहती है कि इस लड़की का अभी पढ़ने का मन है इसीलिए इसे पढ़ने दो और इसकी शादी अभी मत कराओ। और घर वाले उसकी सुनते हैं और लड़की को ले जाते हैं। और टीचर हनुमप्पा से कहती है कि जिस तरह आप लोगों ने लड़की के मिसिंग केस को इतना सीरियसली लिया उसी तरह मेरे हस्बैंड के मिसिंग केस को भी आप इन्वेस्टिगेट करो जिससे कि शायद उसके हस्बैंड भी उसे मिल जाएं। तभी हनुमप्पा वहां पर एक फोटो देखता है और कुछ दिनों पहले टीचर ने अपने हस्बैंड के मिसिंग होने की कंप्लेन दी थी और उसके हस्बैंड का नाम पासू था। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि उसके फोन की लास्ट लोकेशन नदी के पास थी इसीलिए पुलिस ने मान लिया था कि शायद मगरमच्छ ने उसे पकड़ के खा लिया होगा। हनुमप्पा उससे कहता है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो जरूर बताएगा। उसके बाद हनुमप्पा अपने घर आ जाता है और वहां पर उसकी वाइफ होती है जिसका नाम ज्योति होता है जो कि अभी प्रेग्नेंट है। उन दोनों ने लव मैरिज करी थी इसीलिए दोनों के घर वाले उनसे कांटेक्ट में नहीं थे। ज्योति शिकायत करती है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर वो उसे अकेला छोड़कर ड्यूटी पर काम करता रहता है लेकिन हनुमप्पा का शेड्यूल बहुत ही ज्यादा बिजी रहता था इसीलिए वो अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाता था। तभी उसे कॉल आता है कि डीएसपी स्टेशन आया था और हनुमप्पा ये सुन के तुरंत स्टेशन चला जाता है। दरअसल डीएसपी अपनी बेटी की शादी का इनविटेशन देने आया था। तभी उसे एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि नदी किनारे एक और डेड बॉडी मिली है और ये सुन के सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं और वहां पर जाते हैं। इंस्पेक्टर वहां पर नहीं था इसीलिए जिम्मेदारी हनुमप्पा संभालता है और बॉडी को देखता है तो वो लाश पुरानी थी। वो बोलता है कि फॉरेंसिक के आने तक इस लाश को सिक्योर रखो और किसी को भी इसके पास आने मत देना। तभी एक कांस्टेबल वहां पर खड़ा हो जाता है और हनुमप्पा डीएसपी के पास जाता है। तभी एक औरत वहां पे चिल्लाती है कि मगरमच्छ आ गया है और सभी लोग उधर भागने लगते हैं और बॉडी के पास खड़ा कांस्टेबल भी वहां पे चला जाता है। जब वो लोग वापस आते हैं तो हनुमप्पा देखता है कि उस बॉडी का सर गायब हो गया है और थोड़ी देर पहले ही उसका सर उसकी बॉडी में था यानी कि उनका ध्यान हटा जिसकी वजह से कोई वहां से सर उठा कर ले गया। अब पुलिस टेंशन में आ जाती है क्योंकि उनके नाक के नीचे से ये सब हुआ था और अगर डीएसपी को ये बात पता चली तो उनकी नौकरी पर भी बात आ सकती थी। इसीलिए वो जल्दी से पता लगाने की कोशिश करने लगते हैं कि आखिर उसका सर कौन ले गया। तभी हनुमप्पा को कॉल आता है कि उसकी वाइफ ज्योति चक्कर खाकर गिर गई है। ये सुन के हनुमप्पा तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है और डिलीवरी का टाइम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका था। अगली सुबह नर्स बताती है कि ज्योति की नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बच्चे का जो कॉर्ड है वो उसकी गर्दन पे लिपट गया है इसीलिए उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा।
और इंश्योरेंस जो है वो सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी कवर करता है, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। आजकल हर हॉस्पिटल में यही बहाना मारा जाता है ताकि नॉर्मल डिलीवरी ना हो सके और हॉस्पिटल पेशेंट से लाखों रुपए कमा सके। हनुमप्पा इलप्पा से कहता है कि एटीएम के सारे पैसे निकाल कर लेकर आओ और तब डीएसपी का कॉल उसे आता है और वो कहता है कि तुम्हारे नाक के नीचे से वो सर कोई उठा कर ले गया। इधर ज्योति के पेरेंट्स हॉस्पिटल आ चुके होते हैं और वो पैसे देने को कहते हैं, लेकिन हनुमप्पा उन्हें मना कर देता है। इसीलिए वो पैसे हॉस्पिटल में नहीं दे पाता और ज्योति के पेरेंट्स से पेमेंट करने को कहता है। दरअसल डीएसपी ने इस केस को छुपाने के लिए फॉरेंसिक के लोगों को पैसे खिलाए थे, इसीलिए वो पैसे जो वो निकाल के लाता है वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट को दे देता है, जिसकी वजह से इस केस को वो लोग दबा देते हैं। जब वो वापस आ रहा होता है तो ब्रिज के पास उसे एक लेडी खड़ी हुई नजर आती है और वही टीचर होती है जिसके पास वो लड़की भाग कर गई थी। वो बताती है कि उसका हस्बैंड अक्सर यहाँ पे खड़ा रहता था और लोगों की मदद करता था और उसके हस्बैंड के मिसिंग होने के बाद वो यहाँ रहती है। वो अपने हस्बैंड की एक फोटो हनुमप्पा को देती है और कहती है कि कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना। तभी हनुमप्पा को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी वाइफ की डिलीवरी हो गई है और हनुमप्पा खुशी से हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन ज्योति के पेरेंट्स पहले ही बेबी को देख चुके होते हैं और डिलीवरी के वक्त वो वहाँ पे मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से वो ज्योति को डांटते हैं और वहां से चले जाते हैं क्योंकि उसका हस्बैंड उसके पास था ही नहीं उसके डिलीवरी के वक्त। हनुमप्पा ज्योति से माफी मांगता है और कहता है कि काम की वजह से वो वहां पर नहीं आ पाया। रात को इलप्पा लैब से आए कुछ एविडेंस को देखता है और उसके अंदर उन्हें एक छोटा सा टूल मिलता है जो कि बॉडी वाली जगह पर मिला था। बीरा बताता है कि ये टूल मिट्टी के गमले बनाने के काम आता है और यहाँ एक आदमी है जो कि ये काम करता है। ये सुन के इलप्पा को लगता है कि शायद वहीं पे कातिल होगा और दरअसल मंदिर के फेस्टिवल में काफी लोग गमले बेचने आते थे और वो परमिशन के लिए उसी स्टेशन में आए थे। अब पुलिस उन लोगों से क्वेश्चन करने के लिए मंदिर जाती है और वहां पर कुमार नाम का आदमी गमले बेच रहा था। वो पुलिस को देखकर घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है और तभी मंदिर के लोग पूजा के लिए नदी में उतरते हैं और अचानक से मगरमच्छ आता है और एक आदमी के पैर को छूकर निकल जाता है और डर के मारे जब वो अपने पैर को पकड़ता है तो पास ही में इंसान का हाथ पड़ा होता है और हाथ पर मगरमच्छ के दांत के निशान होते हैं। ये देखकर लोग डर जाते हैं और तुरंत पानी से बाहर आते हैं। पुलिस जब उस हाथ को देखती है तो उसमें एक रिंग होती है और ये देखकर पुलिस पहचान जाती है कि ये सिदप्पा का हाथ है। सब मान लेते हैं कि मगरमच्छ ने सिदप्पा को मार दिया होगा, लेकिन हनुमप्पा कहता है कि दरअसल ये एक मर्डर है क्योंकि कुछ दिनों पहले सिदप्पा का अपने चाचा के जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था और चाचा ने उसे धमकी दी थी कि वो उसे मार के नदी में फेंक देगा, तो हो सकता है कि उसने ये सब किया हो। इधर डीएसपी इस केस को जल्दी क्लोज करना चाहता है और बोलता है कि मगरमच्छ का केस मानकर इसे बंद कर दो, लेकिन हाथ किसी तेज तरार हथियार से काटा गया था, यानी पहले उसका मर्डर हुआ और उसके बाद नदी में बॉडी फेंकी गई और फिर मगरमच्छ ने उसे काटा। अब पुलिस वाले कुमार को पकड़ लेते हैं और स्टेशन लाकर उसे बहुत ही पीटते हैं और पूछते हैं कि क्या वही ये सब मर्डर कर रहा है, तो वो कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके बाद शक सीधा सिदप्पा के चाचा पर जाता है और कॉल रिकॉर्डिंग जब वो चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो लकड़हारे को बार बार कॉल करता था। अब दोनों को कस्टडी में ले लिया जाता है और इसी बीच वहां पर एक दूसरे स्टेशन का पुलिस ऑफिसर आता है और वो बताता है कि उनके गांव में फकीरप्पा नाम का आदमी मिसिंग है और वो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगता है ताकि वो कुछ मैच कर सके, लेकिन यहाँ पर हेड मिसिंग है और उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई थी, इसीलिए उसे बोल दिया जाता है कि रिपोर्ट आने पर वो उसे दे देंगे। उसके बाद वो लोग सिदप्पा के चाचा से पूछताछ करने लगते हैं, जहाँ सिदप्पा का चाचा मान लेता है कि उसने लकड़हारे की मदद से सिदप्पा को मारा था, लेकिन हमप्पा को लगता है कि ये डर के मारे झूठ बोल रहा है और पूछने पर चाचा बोलता है कि अगर मैं क्राइम एक्सेप्ट कर लूंगा तो तुम लोग मुझे छोड़ दोगे। और ये जो बात है ये विरूपक्षी और बीरा ने उसे बोली थी। अब हनुमप्पा को जब ये पता चलता है तो वो उन दोनों को बहुत डांटता है और बीरा से कहता है कि तुम यहाँ पर अब से कभी चाय देने मत आना और स्टेशन का कोई भी काम तुम्हें नहीं करना है। वो उसे तुरंत काम से बाहर निकाल देता है और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि जिस रात सिदप्पा गायब हुआ था उस रात उसका चाचा और वो लकड़हारा दोनों अपने अपने घर पर ही थे, इसीलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्होंने ये मर्डर किया हो। अब इसी वजह से उन दोनों को छोड़ दिया जाता है। उसी रात हनुमप्पा और उसकी टीम को बीरा का कॉल आता है और वो बताता है कि नदी किनारे रेत चोरी करने के लिए कुछ लोग आए हैं और गाड़ी का नंबर प्लेट बदलते हुए उसने लोगों को देखा है। अब ये सुन के हनुमप्पा वहां पहुंचता है और उन लोगों को गिरफ्तार कर लेता है और वो बीरा को थैंक यू बोलता है ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। उसके बाद वो उसे माफी मांगता है क्योंकि उसने उसे काम से निकाल दिया था, लेकिन अब वो कहता है कि अब वो फिर से यहाँ पे काम कर सकता है। वहीं पर हनुमप्पा बीरा की बेटी ज्योति को भी देखता है और वो उसे बताता है कि उसकी वाइफ का नाम भी ज्योति ही है। बीरा बताता है कि उसके घर में सिर्फ वो और उसकी बेटी ही रहती हैं, इसीलिए वो जहां भी जाता है अपनी बेटी को साथ ले जाता है। उसके बाद इलप्पा मर चुके सिदप्पा की पूरी फोन हिस्ट्री निकालता है और सिदप्पा के फोन से लास्ट कॉल एक मजदूर को गया था जो ही कंस्ट्रक्शन का काम किया करता था। अब वो लोग उसे तुरंत कस्टडी में लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, तो बताता है कि उसके एक फ्रेंड ने उस नंबर से उसे कॉल किया था
और जब वो पूछते हैं कि उसका फ्रेंड कहाँ पर है, तो वो पुलिस को उसके फ्रेंड के पास ले जाता है। वो जो फ्रेंड होता है वो बीरा के घर पर ही होता है और बीरा और वो मिलकर लकड़ी काट रहे होते हैं। पुलिस उस आदमी से पूछती है कि सिदप्पा का फोन तुम्हारे पास कैसे आया? तो वो कहता है कि कौन सिदप्पा, मेरे पास कोई फोन है ही नहीं। पुलिस बोलती है कि तुमने लास्ट कॉल अपने फ्रेंड को सिदप्पा के फोन से किया था। और तब वो कहता है कि मैंने वो फोन बीरा से लिया था और उसके फोन से ही मैंने वो कॉल किया था। इससे पुलिस को बीरा पर अब शक होने लगता है। पुलिस बीरा से कहती है कि तुम तुरंत अपना फोन ले आओ और वो झूठ बोलता है कि मेरे पास कोई फोन है ही नहीं। पुलिस जब उससे पूछताछ कर रही होती है तो हनुमप्पा उसकी बेटी से बात कर रहा होता है और उस फोटो में वही टीचर के हस्बैंड का फोटो होता है जिसका मिसिंग केस था। हनुमप्पा पूछता है कि क्या ये सर तुम्हारे स्कूल में पढ़ाते थे? तो लड़की कहती है कि हाँ, ये मेरे टीचर थे। एक बार जब उसे सांप ने काटा था तो उन टीचर ने ही उसकी मदद करी थी। तभी बीरा आकर अपनी बेटी से कहता है कि स्कूल का टाइम हो गया है तो तुम चली जाओ। और ये देखकर पुलिस को उस पर और ज्यादा शक होता है। जब वो घर की तलाशी लेते हैं तो सिदप्पा का फोन उन्हें वहीं पर मिलता है और पुलिस को लगता है कि सिदप्पा को बीरा ने ही मारा होगा। जब बीरा से वो पूछताछ करते हैं तो वो कहता है कि ये फोन उसे बाहर से मिला था और वहां कुछ लोग शराब पीकर झगड़ा कर रहे थे और उनमें से किसी का फोन नीचे गिर गया था। और मेरी बेटी काफी दिन से एक फोन मांग रही थी और मैं छोटा काम करता हूँ, इसीलिए मेरी इतनी बेवत नहीं है कि मैं अपनी बेटी को फोन दिला सकूं। इसीलिए मैंने उस फोन को ले लिया और अपनी बेटी को दे दिया था। पुलिस को बीरा की बात पे यकीन नहीं होता और वो उसकी इंक्वायरी करने लगती है और तब पता चलता है कि वहां पे सच में कुछ लोगों का झगड़ा हुआ था। उसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज बीरा को दिखाकर पूछती है कि इनमें से तूने किसका फोन लिया था? तो बीरा किसी को भी आइडेंटिफाई नहीं करता। उसके बाद पुलिस सैंड माफिया से भी अच्छे से पूछती है कि सिडप्पा का उनसे कनेक्शन था, लेकिन वो लोग भी कोई जवाब नहीं देते, जिससे उन्हें आंसर्स मिल ही नहीं पा रहे थे। उसके बाद पुलिस बीरा की एक्टिविटीज को चेक करने लगती है और उन्हें पता चलता है कि बीरा दरअसल एक ज्वेलरी शॉप में सोना बेचने गया था और ज्वेलर को कस्टडी में लाकर वो उससे पूछताछ करते हैं, जहां वो बताता है कि बीरा ने उसके पास काफी सोना बेचा था जिसमें सिदप्पा की चेन भी थी। अब पुलिस को पक्का हो गया था कि बीरा उनसे झूठ बोल रहा है और बीरा को वो लोग फिर से कस्टडी में लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। और इस बार बीरा सच बताना शुरू कर देता है। वो कहता है कि सिदप्पा उसका अच्छा दोस्त था और एक दिन बीरा सिदप्पा को घर लाया था और वहां सिदप्पा बीरा की वाइफ पर फिदा हो गया था और पानी देते वक्त बीरा की वाइफ ने सिदप्पा का हाथ छू लिया था। और थोड़ी देर बाद बीरा जब चाय बनाने के लिए दूध लेकर वापस आया तब उसने सिदप्पा और उसकी वाइफ को बहुत ही गलत अवस्था में देख लिया। इससे बीरा बहुत ही टूट गया था और वो रोने लगा था। पर सिदप्पा ने उसे पैसे दिए थे और कहा था कि इस बात को यहीं पर दबा दे, क्योंकि अगर ये बात बाहर गई तो मेरी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। बीरा ने उस वक्त उसे कुछ भी नहीं किया था, लेकिन बाद में शराब पीते वक्त सिदप्पा ने उसकी वाइफ के बारे में बहुत ही गंदी बातें कही थी और बोला था कि तेरी वाइफ बहुत ज्यादा सुंदर है और तेरे जैसा हस्बैंड नहीं बल्कि उसे मेरे जैसा हस्बैंड मिलना चाहिए था। यही सुनकर गुस्से में आकर बीरा ने उसे जान से मार डाला था। लेकिन मर्डर के बाद उसे बहुत ज्यादा गिल्ट हुआ था और सिदप्पा का फोन उसने ले लिया था और बॉडी के टुकड़े करके उसने नदी में डाल दिए। उसके बाद जो भी सोने का सामान था उसने उसे निकाल कर बेच दिया। अब इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि उस फोन में और लोगों को कॉल करके धमकी दी गई थी और उन सबको बुलाकर जब पूछा गया तो असली सच सामने आया। अब बीरा के इस कन्फेशन के बाद वो लोग इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करते हैं और वो उसके फोन में और भी लोगों का नंबर देखते हैं और उसके बाद वो उन लोगों को बुलाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं, जहां पर अब असली सच सामने आता है। दरअसल बीरा अपनी वाइफ का इस्तेमाल करके पैसे कमाता था क्योंकि वो जानता था कि उसकी वाइफ बहुत ज्यादा सुंदर है और जो कोई भी उसे देखता था वो उससे अट्रैक्ट हो जाता था। उसने कई सारे दोस्त बनाए थे और उसके बाद वो उन्हें घर लाता था और उसकी वाइफ पानी देते वक्त सबका हाथ छू लेती थी, जिसकी वजह से सभी उससे अट्रैक्ट हो जाते थे। फिर वो दूध लेने का ड्रामा करता था और उसकी वाइफ तब तक लोगों के साथ इंटीमेट होती थी और जब वो ये देखता था तो उसे गुस्सा आता था और उसके बाद से ही वो सबको ब्लैकमेल करने लगता था। उन सबके बयान सुन के पुलिस को समझ में आ जाता है कि बीरा कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं है, बल्कि वो तो बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है। तभी उन्हें पता चलता है कि बीरा रूम में नहीं होता और पुलिस सोचती है कि शायद वो भाग गया, लेकिन स्टेशन के पीछे सिगरेट पी रहा होता है। वो भागना चाहता था लेकिन उसे पता था कि पुलिस उसे पकड़ ही लेगी और उसके बाद वो उससे प्यार से बात करते हैं तो वो सच बताता है। इंस्पेक्टर हनुमप्पा से कहता है कि मर्डर और चीटिंग दोनों मिलाकर एक एफआईआर लिखो और इसको कोर्ट में पेश करो। लेकिन हनुमप्पा को वहां पर डाउट होता है कि बीरा ने सिर्फ एक ही मर्डर किया होगा या फिर और ज्यादा किए होंगे। उसके बाद हनुमप्पा उसे चाय लाने के लिए भेजता है और पुलिस वाले डरते हैं कि वो भाग जाएगा, लेकिन वो नहीं भागता और वो चाय ला कर देता है। बीरा की बेटी ज्योति और कल्याणी नाम की एक औरत उससे मिलने आती है और बीरा को बेटी से बहुत ज्यादा प्यार है। हनुमप्पा कहता है कि मैं कल एफआईआर लिखूंगा, लेकिन अगर और क्राइम किया है तो उसके बारे में भी बता दे। वो लोग एक ही बार में सब कुछ इंक्लूड कर देंगे जिससे उसे सजा कम होगी और तुम अपनी बेटी से जल्दी मिल पाओगे।
वो रात भर का टाइम उसे देता है सोचने के लिए। अब रात में बीरा एक और बयान देता है, जहां वो बताता है कि उसने एक और मर्डर किया है, क्योंकि एक गांव में काम करते वक्त उसने देखा था कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को मारने की कोशिश कर रहा था, और उसे बचाने के लिए उसके हस्बैंड को उसने मार दिया था। और बचाई हुई औरत कोई और नहीं बल्कि कल्याणी थी, और उसने उसके हस्बैंड को अपनी कुल्हाड़ी से मारा था। अब अगले दिन उसका एफआईआर लिखने का प्लान होता है, और हनुमप्पा सोचता है कि उसे क्रिमिनल की तरह ट्रीट ना करके उसके साथ फ्रेंडली रहना चाहिए। उसके बाद वो दूसरे मर्डर वाले घर जाकर वेरीफाई करता है, और वापस आने पर डीएसपी उसे डांटता है कि तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो। हनुमप्पा कहता है कि यही एकदम सही तरीका है। उसके बाद वो वापस से एफआईआर लिखने लगता है, जहां हनुमप्पा उसे बताता है कि उसने 2 नहीं बल्कि 3 मर्डर किए हैं, और हर बार वो ऐसी काउंट बढ़ाता रहता है। ये देखकर हनुमप्पा डरने लगता है, और वो समझ जाता है कि ये बहुत ही बड़ा सीरियल किलर है। वो अंदर जाने से पहले पुलिस को बताता है कि अगर कुछ हो तो दरवाजा तोड़ देना, और उसके बाद वो अपनी गन देता है और अंदर जाता है। अब बीरा कहता है कि उसने टोटल 8 मर्डर किए हैं, और वो सबके नाम भी बताता है। वो सब लोग वही होते हैं जो कि गांव में मिसिंग हुए थे, और उनकी मिसिंग फोटो पुलिस स्टेशन में लगाने का काम भी बीरा ने ही किया था। ये सारी बातें बीरा बोल रहा होता है, लेकिन उसके खिलाफ एक भी प्रूफ नहीं होता है। इसीलिए पुलिस को एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए था। इसीलिए उसका ट्रस्ट जीतने कर वो उसे मंदिर भी साथ ले जाते हैं, और प्रसाद देकर उसको फॉलो करने लगते हैं। तभी उन्हें फॉरेंसिक का कॉल आता है कि हेडलेस बॉडी के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं वो आ चुके हैं। वो कहते हैं कि उसका जो सर है वो कुल्हाड़ी से काटा गया था, और पुलिस को लगता है कि इसके पीछे भी बीरा हो सकता है। लेकिन हनुमप्पा देखता है कि बीरा घर के दूसरी साइड से देख रहा है, और तब उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ और बच्चे घर पर नहीं है, यानी कि ज्योति उससे नाराज होकर अपने मायके चली गई है। अब ये देखकर हनुमप्पा टेंशन में आ जाता है और स्टेशन जाता है, और बीरा से पूछता है कि उस लास्ट बॉडी का हेड कहाँ पर है। बीरा कहता है कि उस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और बाकी सब मैंने ही किया है, लेकिन ये जो हेड गायब हुआ है ये मैंने नहीं किया। हनुमप्पा कहता है कि आखिर तूने ये सारे मर्डर क्यों किए? तो वो कहता है कि मर्डर के पीछे कोई भी रीजन नहीं होता। तभी हनुमप्पा के सीनियर्स वहां पर पहुंच जाते हैं, और अंदर आकर वो हनुमप्पा को बहुत ज्यादा डांटते हैं। वो कहते हैं कि इतने बड़े क्रिमिनल को तुम्हें मार पीट कर पूछताछ करनी चाहिए, ना कि इतने प्यार से बैठाकर इससे पूछताछ करनी चाहिए। ये कहकर वो बीरा को बहुत ही क्रूएल तरीके से मारने लगते हैं। लेकिन तभी बीरा कहता है कि मैंने तो ये क्राइम्स किए ही नहीं है। ये जो लोग मिसिंग हुए हैं दरअसल सबकी फोटोज मैंने ही लगाई थी, और अगर मैं इन लोगों को मारता तो मैं इनकी फोटोज क्यों लगाता। और ये सारे पुलिस वाले मिलकर केस उसकी तरफ ही कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें कोई मोहरा चाहिए जिसे वो बकरा बना सके। तभी इंस्पेक्टर कहता है कि अगर इस तरह इसे मार पीट कर पूछेंगे तो ये ऐसे ही बकवास करेगा, इसीलिए इसे अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि ये कोई मामूली क्रिमिनल नहीं है बल्कि ये अलग टाइप का क्रिमिनल है। अब हनुमप्पा बहुत ही टेंशन में होता है, क्योंकि इस केस का कोई भी एविडेंस उसके पास नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि बीरा ने ही ये सब किया है। उसी एरिया में कल्याणी और बीरा की बेटी छोटा सा बिजनेस कर रहे थे, और तब कुछ बच्चे एक टॉय स्नेक दिखाकर बीरा की बेटी को डरा देते हैं, जिससे उसे बहुत ज्यादा डर लगता है। तो हनुमप्पा उसके पास जाकर पूछता है कि क्या हुआ। तब कल्याणी बताती है कि पहले उसे सांप ने काट रखा है, जिसकी वजह से वो सांपों से बहुत ज्यादा डरती है। तभी हनुमप्पा को एक बात याद आती है कि लास्ट टाइम जब उसने इस लड़की को देखा था तब उसने खुद ये बात बताई थी, और उसके घर में टीचर्स के साथ एक फोटो भी लगा हुआ है। उसके बाद हनुमप्पा उसी सर की फोटो निकालता है और उस लड़की को दिखाता है और पूछता है कि क्या इसी ने तुम्हें बचाया था। तो लड़की कहती है कि हाँ सर, इन सर ने ही मुझे बचाया था, लेकिन बाद में न जाने कहाँ वो सर मिसिंग हो गए। तभी हनुमप्पा को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, और हनुमप्पा जानता था कि वीरा को मारने से कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए वो उसे कपड़े देकर वापस से बाहर ले आते हैं। उसके बाद वो उसे खाना खिलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कोर्ट में पेश करेंगे, और तुमने जो किया है वहां सच सच बता देना। लेकिन कोर्ट ले जाने से पहले वो कहता है कि क्या तुम अपनी बेटी से मिलना चाहोगे। तो वो कहता है कि हाँ, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। अब वो उसे घर ले जाता है और उसकी बेटी के लिए वो बिरयानी भी खरीदता है, और वापस आते वक्त बीरा के हाथ में एक बोरी होती है, और वो कहता है कि बेटी ने ये प्यार से दिया है, इसलिए वो उसे थोड़ी देर बाद खोलेगा। दरअसल उस बोरी में एक कुल्हाड़ी होती है, और वो किसी बुरे इरादे के साथ उसे वहां पर लाया था। अब थोड़ा और एविडेंस निकलवाने के लिए हनुमप्पा उसे नदी किनारे ले जाता है, और वो कहता है कि तुमने अपने वाइफ का इस्तेमाल किया और लोगों को ब्लैकमेल किया, और तभी मुझे समझ आ गया था कि तुम एक ब्लैकमेलर हो। वीरा कहता है कि मेरी वाइफ और मैं मिलकर दोनों साथ में पैसे कमा रहे थे, लेकिन एक दिन मैंने हमेशा की तरह दूध लेने गया, और जब वो वापस आया तो घर पर उसकी वाइफ नहीं थी। शायद ये काम करते हुए उसे थकावट हो गई थी, जिसकी वजह से वो किसी आदमी के साथ भाग गई थी, और इसीलिए मेरी बेटी और मैं ही अब बच गए थे, और उसकी वाइफ उनसे हमेशा के लिए दूर हो गई। मेरी सैलरी बहुत कम थी, इसीलिए मैं अपनी बेटी को कपड़े और बुक्स नहीं दे पाया, और जो भी बड़े लोग उसके घर में आते थे वो उनसे एडवांस पैसे लेता था, और उनके पास इतनी ज्यादा दौलत थी, लेकिन फिर भी कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसीलिए उसने उन्हें झूठ बोला कि नदी के किनारे एक खजाना है,
और उसे निकालने के लिए पूजा करनी पड़ेगी। इसीलिए वो उन्हें वहां ले गया और जब वो पूजा में बिजी होते थे तब वो पीछे से जाकर उन पर हमला करके उन्हें मार देता था और उनके सोने की चेन और सारी चीजें वो लूट लेता था। फिर गुस्से में उनकी बॉडीज के टुकड़े करके वो क्रोकोडाइल को खिला देता था, जिससे कि लोगों को लगे कि ये जो काम है वो क्रोकोडाइल का है। इसी वजह से पुलिस को उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला था। ये सुनकर हनुमप्पा बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो भी नदी के किनारे ही बैठा होता है। जैसे ही हनुमप्पा नदी की तरफ देखता है, बीरा पीछे से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सही वक्त पर हनुमप्पा उसे रोक लेता है और उसके हाथ से वेपन छीन लेता है। तभी बीरा भागने के लिए नदी में कूद जाता है और हनुमप्पा के हाथ से बीरा बचकर वहां से भाग निकलता है। अब हनुमप्पा जब ये स्टेशन में बताता है तो उसे बहुत ज्यादा डांट पड़ती है। उसके बाद वो उसके घर जाते हैं, लेकिन उसकी बेटी वहां पर नहीं होती, जिससे हनुमप्पा को लगता है कि शायद वो कल्याणी के घर गया होगा। इधर बीरा नदी से बचकर बाहर निकलता है, लेकिन कल्याणी के घर पहुंचने से पहले ही हनुमप्पा वहां पहुंच चुका होता है। और बीरा पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ पर है, और हनुमप्पा कहता है कि जब तक तुम सच नहीं बोलोगे तब तक तुम्हारी बेटी वो नहीं देगा। उस हेडलेस बॉडी के बारे में बीरा ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया था, और जब वो केस क्लोज होगा तभी हनुमप्पा की नौकरी बचेगी। इसीलिए हनुमप्पा उसे धमकी देता है कि अगर तूने सच नहीं बताया तेरी बेटी को मैं क्रोकोडाइल के आगे डाल दूंगा और लोगों को लगेगा कि क्रोकोडाइल ने उसकी बेटी को खाया है। बीरा ये सुन के कहता है कि मैंने जो भी मर्डर किए हैं उनका कोई भी एविडेंस नहीं है। वो कहता है कि मेरे साथ जो औरत थी वो असल में वो उसकी वाइफ थी ही नहीं, बल्कि वो एक मजदूर था और उसके भाई ने एक लड़की से शादी करी थी और कुछ टाइम बाद उसका भाई एक एक्सीडेंट में मारा गया था। इसीलिए वो उसकी वाइफ को अपने घर ले आया था, क्योंकि उसकी वाइफ के घर वालों ने उसे पहले ही ठुकरा दिया था। वो अपने भाई की वाइफ को अपनी ही वाइफ मानने लगा और उसके साथ रहने लगा। और उस वक्त उसकी माँ भी उसके साथ ही रहा करती थी, लेकिन एक दिन उसकी माँ की मृत्यु हो गई और फिर उसकी एक बेटी पैदा हुई, जिसकी वजह से उसकी वही बेटी उसकी दुनिया बन गई। पैसे के लिए वो लोग मिलकर कई सारे लोगों को ब्लैकमेल करते थे और बाद में उसकी जो बीवी थी वो भी भाग गई, जिससे कि लोग उसका मजाक उड़ाने लगे थे कि वो अपनी बीवी तक को नहीं संभाल पाया। तब उसने सोचा कि मेरी वाइफ नहीं तो क्या हुआ, उसकी बेटी तो है। इसीलिए वो अपनी बेटी का फ्यूचर बनाने लगा और वो कई सारे मर्डर करने लगा और सोना बेचकर पैसा कमाने लगा, ताकि वो अपनी बेटी की पढ़ाई पूरी करवा सके। दरअसल नदी किनारे एक बॉडी उसने दफन करके रखी थी और पुलिस स्टेशन वो आता जाता रहता था और उनकी बातें सुनता था। तभी पुलिस को जब पता चला कि वहां पर एक बॉडी मिली है, तो उसने सोचा कि अगर वो बॉडी की शक्ल पहचान लेंगे तो वो फंस सकता है। इसलिए उसने फैसला किया कि उस बॉडी के वो छोटे छोटे टुकड़े कर देगा। लेकिन रात को जब वो उस लाश का सर काट रहा था, तभी कांस्टेबल ब्रिज के पास था, जो कि उसकी आवाज सुन लिया था। और कांस्टेबल जब चेक करने गया था तो बीरा ने बॉडी पर मिट्टी डाल दी थी और तभी वहां पर क्रोकोडाइल आ गया था, जिसकी वजह से कांस्टेबल डर के वहां से भाग गया था। सुबह जब पुलिस आई तो वो बॉडी वहां से हटा ही नहीं पाया और फिर उसने कल्याणी से जानबूझकर चिल्लवाया था, ताकि लोगों को लगे कि असली में क्रोकोडाइल वहां पर आ गया है। और वो लोग जब इधर उधर हुए तो वो बॉडी का हेड चुराकर तुरंत वहां से ले गया। पुलिस का ट्रस्ट जीतने के लिए ही उसने ही सैंड माफिया को पकड़वाया था और उसने नहीं सोचा था कि सिद्धप्पा का फोन पुलिस ढूंढ लेगी। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन को भटकाने के लिए उसने झूठी कहानी बनाई थी और एफआईआर के बारे में वो सब जानता था। वो हनुमप्पा के सामने जानबूझ के अनजान बन रहा था, ताकि उस पर कोई भी शक ना कर सके। लेकिन दरअसल वो एक और केस में फंस चुका था। एक बार जब वो बॉडी के टुकड़े कर रहा था तो किसी ने उसे देख लिया था, इसीलिए उस देखने वाले इंसान को भी उसे मारना पड़ा। और जब नदी के किनारे उसने उस आदमी का चेहरा देखा तो उसे पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी को पढ़ाने वाला वो टीचर था, और उसने उसका चेहरा देखे बिना ही उसे मार दिया था, जिसके बाद उसे बहुत ज्यादा पछतावा हुआ था। अब वो अपने सारे क्राइम्स को कन्फेस कर लेता है और हनुमप्पा तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेता है। बीरा पूरी तरह टूट गया था और अब वो और भागना नहीं चाहता था, इसीलिए वो पुलिस को सारी बातें बता देता है और अपने पाप के बोझ को वो महसूस करता है। जब उसे कोर्ट ले जाया जाता है तो भी वो स्टेटमेंट नहीं बदलता, जिसकी वजह से उसे जेल की सजा सुनाई जाती है। अब हनुमप्पा की बेटी अकेली होती है, इसलिए हनुमप्पा डिसाइड करता है कि वो उसे अपने साथ ही रखेगा और अपनी रूठी हुई वाइफ और अपनी बेटी को भी वो वापस अपनी जिंदगी में ले आता है। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस सीरीज की कहानी, जो कि बंगाली सीरीज बेबी शॉन की कॉपी है, लेकिन इसकी कहानी कुछ बदल दी गई है। आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।